नमस्कार दोस्तों। किए गए वादे के मुताबिक एक बार फिर से हाजिर हूं मैं अजित सिंह, आपका दोस्त, लेकर के जीके की एक और क्विज यानी कि क्विज नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किसकी तैयारी में है कितना दम, कौन करता है सचमुच पढ़ाई और कौन करता है सिर्फ हवा में तीरबाजी। दोस्तों एक बात और, रोज ऐसी ही जीके की नई नई क्विज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिल सके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। महान मौर्य सम्राट। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे क्वेश्चन पे पूरा फोकस क्वेश्चन पे लगाइएगा, जहां भी मैं मार्क करूं वहां स्पेशल ध्यान दीजिएगा। महान मौर्य सम्राट तथा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। एक चीज क्लियर, मौर्य सम्राट मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न क्या है? महान मौर्य सम्राट तथा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य, जिनके उपनाम थे विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य, द्वारा प्रतिपादित राजत्व का सप्तांग सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रश्न एक बार फिर, महान मौर्य सम्राट तथा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य, जिनके उपनाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य, द्वारा प्रतिपादित राजत्व का सप्तांग सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन 1, इसमें राज्य के 7 अंगों का विवरण दिया गया है। इसमें सुहद शब्द का प्रयोग मित्र राष्ट्रों हेतु किया गया था। इसमें राजा को स्वामी के नाम से संबोधित किया गया था। नंबर 4, इसमें भूमि तथा राज्य की प्रजा को संयुक्त रूप से जनपद शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अभी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कूट की सहायता से देना है। कूट क्या है? केवल विकल्प एक सही है, यानी सिर्फ एक ही विकल्प सही है। कूट 2, विकल्प 1, 3 तथा 4 सही है, यानी कि विकल्प 1, 3 तथा 4 सही है, विकल्प 2 गलत है। कूट 3, विकल्प 1, 2 अथवा 4 सही है, यानी कि 1, 2 तथा 4 सही है, विकल्प 3 गलत है। और कूट 4 बोलता है चारों ही विकल्प सही है, यानी कि ये चारों के चारों विकल्प सही है, ये कूट बोलता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उन्होंने राजत्व का सप्तांग सिद्धांत पारित किया था। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में ये चारों तथ्य हैं। तो अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है। 5, 4, 3, 2, 1। लेट मी टेल यू द आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन कूट नंबर 4, यानी कि चारों के चारों विकल्प जो है वो सही है। सप्तांग सिद्धांत में, चाणक्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत में और राज्य के 7 अंगों का विवरण दिया गया था। क्लियर? मित्र राष्ट्रों, देखिए इसमें राज्य के 7 अंग जो बताए गए थे वो बताए गए थे। सबसे पहले राजा, तो राजा के लिए शब्द का प्रयोग किया स्वामी। ठीक है, उसके बाद में मंत्री, मंत्री के लिए शब्द का प्रयोग किया अमात्य। उसके बाद में किला, किला के लिए शब्द का प्रयोग किया दुर्ग। उसके बाद में राजकोष, तो राजकोष के लिए शब्द का प्रयोग किया कोष। उसके बाद में सजा, सजा के लिए शब्द का प्रयोग किया दंड। उसके बाद में सुहद, सुहद जो था वो बोला गया मित्र राष्ट्रों को, मित्र राष्ट्रों को। और उसके बाद में भूमि तथा प्रजा, तो भूमि तथा प्रजा के लिए और संयुक्त रूप से शब्द का इस्तेमाल किया गया जनपद। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन 7 अंगों का विवरण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 अंगों का विवरण, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद में सुहद शब्द का प्रयोग मित्र राष्ट्रों हेतु किया गया, सुहद शब्द का प्रयोग मित्र राष्ट्रों हेतु, दूसरा ऑप्शन भी राइट। राजा को स्वामी के नाम से संबोधित किया गया, राजा को स्वामी के नाम से संबोधित किया गया, यह ऑप्शन भी सही है। इसमें भूमि तथा राज्य की प्रजा को
संयुक्त रूप से जनपद शब्द का प्रयोग किया। तो भूमि तथा राज्य की प्रजा, संयुक्त रूप से जनपद शब्द का प्रयोग। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन के बारे में बात हो रही है। यह पर्यावरण रक्षा हेतु भारत का अब तक का सबसे सफल आंदोलन था, जिसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी। क्लियर? ऑप्शन 2, अब तक का प्रथम आंदोलन है जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है। क्लियर? ऑप्शन 3, चिपको आंदोलन को सन 1987 में भारत सरकार द्वारा सम्यक जीविका पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 4, इसी आंदोलन के समानांतर दक्षिणी भारत यानी कि कर्नाटक राज्य में अपीको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब इनके कूट देख लीजिए। तो सबसे पहला कूट है, चारों ही विकल्प सही है। ठीक है। दूसरा कूट है, विकल्प एक गलत है, यानी कि पहला विकल्प गलत है, बाकी तीन विकल्प सही है। तीसरा कूट है, विकल्प 3 गलत है, यानी कि विकल्प 3 गलत है, 1, 2 तथा 4 सही है। ठीक है। चौथा कूट है, केवल विकल्प 1, 2 तथा 3 सही है, यानी कि विकल्प 4 गलत है। कूट हो गए। अभी देखिए बात करते हैं इसके संदर्भ में। तो देखिए चिपको आंदोलन, सबसे पहले ये देख लीजिए, जस्ट ए मिनट। चिपको आंदोलन जो है ये सन 1973 में और चमोली जिला उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। सन 1973 में चमोली जिला उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, तथा ये चमोली जिला वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। वर्तमान में उत्तराखंड में है। जब ये आंदोलन हुआ था 1973 में, तब ये चमोली जिला और उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो इसकी शुरुआत 1973 चमोली जिला उत्तर प्रदेश। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, ये पर्यावरण रक्षा का यानी कि पर्यावरण की रक्षा का आंदोलन था। वन विभाग के द्वारा और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था, इसलिए पर्यावरण रक्षा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह पर्यावरण रक्षा हेतु भारत का अब तक का सबसे सफल आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसके प्रणेता जो थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा को इस आंदोलन की वजह से 2 उपाधियां दी गई, एक वृक्ष मित्र की और दूसरी पर्यावरण गांधी की। ठीक है। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो पुरुषों के लीडर थे। महिलाओं की लीडर जो थी वो थी गोरा देवी, और गोरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चिपको वुमन। तो दूसरा ऑप्शन, अब तक का प्रथम आंदोलन जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी थी, तो यह भी करेक्ट है, क्योंकि इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया गोरा देवी के नेतृत्व में, तथा गोरा देवी को चिपको वुमन की उपाधि से, उपनाम से संबोधित किया गया। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, सन 1987 में इस आंदोलन की सफलता की वजह से और भारत सरकार द्वारा इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन 3 भी बिल्कुल करेक्ट है। चिपको आंदोलन को सन 1987 में भारत सरकार द्वारा सम्यक जीविका पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया। अच्छा, इसी चिपको आंदोलन के समकक्ष 1973 में ही और कर्नाटक राज्य में एक दूसरा आंदोलन चला, अपीको आंदोलन। अपीको का कन्नड़ भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है चिपको। ठीक है। अपीको शब्द का कन्नड़ भाषा में जो अर्थ है वो चिपको होता है। तो इसी के समानांतर 1973 में ही कर्नाटक राज्य में अपीको आंदोलन चलाया गया। तो ऑप्शन 4 भी बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कूट नंबर 1, यानी कि चारों के चारों विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये था चिपको आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, मानव शरीर हार्मोन्स को अधिक समय तक संचित करके नहीं रख पाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2,
हार्मोन्स जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक, ये गलत है। इसमें सिर्फ इतना ही आएगा, हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका श्रावण विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, हार्मोन्स को रासायनिक दूत के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन 4 बोलता है उपरोक्त सभी। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, मानव शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो एक बार स्रावित होते हैं, अपना काम करते हैं और समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी है वो इनको स्टोर करके नहीं रख सकती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, हार्मोन्स जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इनका श्रावण जो है विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, हार्मोन्स जो है अपने कार्य स्थल से और शरीर में, जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई भी हार्मोन है तो वो हो सकता है उसका कार्य स्थल कहीं और हो तथा उसका वर्किंग स्थल, उसकी स्थिति कहीं और हो, तो इसलिए हार्मोन्स को और रासायनिक दूत कहकर भी बोला जाता है, ये भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। सारे के सारे 1 2 3 विकल्प हैं वो सत्य हैं। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आजकल ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए था, इसको 5 कर दिया, आगे 11 तक चलेंगे। मानव शरीर में यूरिया के उत्पादन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, कथन तथा कारण, तो इसके आधार पर इसका आंसर देना है। ठीक है। तो कथन क्या बोलता है, यूरिया के उत्पादन से संबंधित, यूरिया एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसे यूरिक एसिड भी कहते हैं तथा इस पर इसका रासायनिक सूत्र जो है NH2 होता है। ठीक है। कारण है, वो बोलता है इसका निर्माण मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है। तो अब देखिए, कूट इसके देखते हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। ठीक है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। तो देखिए, यूरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरिया जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसे यूरिक एसिड भी बोलते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र NH2 होता है। ये बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। दूसरा कारण, इसका निर्माण मानव शरीर के यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है। और मूत्र के साथ ये शरीर से बाहर आता है, यूरिया शरीर से, बॉडी से बाहर आता है मूत्र के साथ। ठीक है। तो ये कारण आर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। देखिए, यूरिया के बारे में थोड़ी बात करें तो यूरिया जो है वो मानव मूत्र में पाया जाता है। मानव मूत्र में यूरिया नेचुरल, प्राकृतिक रूप से और उपस्थित रहता है। तो मानव मूत्र में यूरिया की जो खोज की थी वो की थी हिलेरी राउले द्वारा सन 1773 में हिलेरी राउले ने 1773 में मानव मूत्र में यूरिया की खोज की। अच्छा, खाद के रूप में फसल के लिए और यूरिया का निर्माण किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, कृत्रिम रूप से। खाद के लिए, फसल के लिए खाद के रूप में यूरिया का कृत्रिम रूप से निर्माण वो कैसे करते हैं, द्रव अमोनिया प्लस द्रव CO2 को मिलाकर और कृत्रिम रूप से यूरिया का खाद के रूप में निर्माण किया जाता है। इस कृत्रिम रूप से और इसका जो निर्माण किया जाता है, इसकी खोज की थी वोहलर ने। क्लियर, वोहलर ने कृत्रिम रूप से यूरिया निर्माण की खोज की वोहलर ने, तथा प्राकृतिक रूप से जो मानव मूत्र में पाया जाता है इसकी खोज की हिलेरी राउले ने 1773 में। क्लियर, ये थे यूरिया से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले राजस्व सहायता, जिसको बोलते हैं अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जो राजस्व सहायता या अनुदान की दिया जाता है उसकी अनुशंसा भारत सरकार का कौन सा प्राधिकरण करता है। ठीक है। ऑप्शन ए 1 वित्त आयोग, ऑप्शन ख राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन ग
योजना आयोग तथा ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्राधिकरण है जो राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले राजस्व सहायता या अनुदान की अनुशंसा करता है? ये है क्वेश्चन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 4 3 2 1। आंसर सोच के रख लीजिए। सोच लिया? अभी मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क, वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग जो है वो भारत सरकार को यह सिफारिश करता है कि किस राज्य को और कितनी राजस्व सहायता तथा अनुदान देना है। इसकी सिफारिश कौन करता है? वो करता है वित्त आयोग, जो कि भारत सरकार को और प्रत्येक राज्य की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार और उसको राजस्व निर्धारण या अनुदान देने की अनुशंसा भारत सरकार को करता है। ये वित्त आयोग जो है इसका गठन संविधान में, इसके गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280, जो कि वित्त आयोग के गठन की व्याख्या करता है, तथा अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की शक्तियों की व्याख्या करता है। देखिए इस वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, और राष्ट्रपति के द्वारा इस वित्त आयोग का, और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए। कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष। अच्छा, वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल है 2020 से लेकर 2025 तक। और इस वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं श्री N.K. सिंह, अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह, जो कि 15वां वित्त आयोग है। क्लियर? ये था वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 संविधान संशोधन अधिनियम इसमें क्लियर होंगे, ठीक है। 73वां, 72वां और 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिनके द्वारा पंचायती राज को बनाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है, यानी कि गलत प्रतीत होता है इन चारों में से? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन, पंचायतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगला, पुरानी पंचायत के विघटन तथा नई पंचायत के गठन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायतों की सबसे छोटी इकाई जो कि ग्राम सभा होती है, इसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कहकर संबोधित करते हैं। ऑप्शन घ, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य किया गया है। चार इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को लेकर हम चलें तो पंचायतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, ये गलत है। पंचायतों का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो गया क। अगला देखिए, पुरानी पंचायत के विघटन तथा नई पंचायत के गठन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ग्राम पंचायतों की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा तथा इस ग्राम सभा को और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई भी कहकर संबोधित करते हैं। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य किया गया है, ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। बस इसमें फर्क इतना है, कार्यकाल 6 वर्ष ना होकर 5 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बाब अल जल संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोलता है यह जल संधि, कौन सी? बाब अल जल संधि। यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा इसके तटवर्ती प्रदेश यमन तथा सोमालिया है। कारण बोलता है 7 टापुओं का एक समूह जो कि 7 ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, इसी जल संधि में स्थित है, ठीक है। अब इसका कूट देख लीजिए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो देखिए बाब जल संधि जो है
वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके तटवर्ती प्रदेशों की बात करें तो यमन तथा सोमालिया जो है इसके तटवर्ती प्रदेश हैं। इसका मतलब कथन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे, इस जलसंधि में 7 टापू हैं, ऐसे करके 7 टापू हैं। इन 7 टापुओं के समूह को और 7 ब्रदर्स कहकर संबोधित किया जाता है, 7 ब्रदर्स। तो कारण आर भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर है कूट कै। कथन ए तथा कारण आर दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कांगो नदी जिसका उपनाम, जिसको जायरे नदी भी कहकर संबोधित करते हैं, कांगो नदी या जायरे नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क, यह नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ख, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। ऑप्शन ग, प्रसिद्ध बोयोमा जलप्रपात जिसको स्टेनले जलप्रपात भी बोलते हैं इसी नदी पर स्थित है। या फिर घ, लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब इसका कूट देखते हैं। कूट में बताया गया है केवल विकल्प 1, 2 तथा 3 सही है। ठीक है, केवल विकल्प 1, 2 तथा 4 सही है, 3 गलत है, 4 सही है। केवल विकल्प 1 तथा 2 सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, यानी कि ये चारों के चारों ही गलत है। तो देखिए, जायरे नदी जो है, कांगो नदी जिसको बोलते हैं, जायरे नदी, ये जायरे नदी जिसको कांगो नदी बोलते हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका के कांगो देश में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में, कांगो में ये स्थित है। तथा दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो वो है नील नदी। अच्छा, नील नदी जो है ये विश्व की लंबाई के अनुसार, लंबाई के आधार पर और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसलिए दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ठीक है। अच्छा, कांगो नदी जो है ये नील नदी के बाद और सेकंड नंबर पर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो पहला ऑप्शन, नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी, बिल्कुल करेक्ट है। एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी की ये खासियत है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ऐसे करके। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बोयोमा जलप्रपात, देखिए कांगो नदी पर 2 जलप्रपात हैं, 2 जलप्रपात। एक तो है बोयोमा जलप्रपात जिसे स्टेनले जलप्रपात भी बोलते हैं, दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही कूट जो है वो है चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें चारों वाला ऑप्शन है नहीं कॉलम में, बल्कि इसका आंसर जो है वो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। इसमें दिया हुआ है, इसमें इसकी जगह ये होता उपरोक्त में से कोई नहीं, इसकी जगह होता उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को कालानुक्रम यानी कि समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए या फिर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, रामानुज, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु। देखिए 3 है, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। इन तीनों को इनके कालानुक्रम यानी कि समय के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भक्ति आंदोलन के जो मुख्य प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था किसने? शंकराचार्य ने।
शंकराचार्य के दो शिष्य थे, रामानुज तथा रामानंद। ठीक है। अच्छा, इन रामानुज के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी तथा ये रामानुज के शिष्य थे। रामानुज इनके गुरु थे। रामानुज ने अगर बात करें तो इन्होंने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद। और शंकराचार्य के शिष्य रामानुज, रामानुज के शिष्य चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसका सीधा सीधा सिंपल आंसर है, शंकराचार्य इनके सबके गुरु, इनके शिष्य रामानुज, इनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन ख बिल्कुल करेक्ट, मतलब सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद में रामानुज आए, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन ख। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। देखिए 11, वो एक क्वेश्चन बीच में मिसप्लेस था, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्चुअली। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन की हमने बात की। महान मौर्य शासक, महान मौर्य शासक सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेखों की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, इन्हें सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अब तक सम्राट अशोक के कुल 33 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। देखिए सम्राट अशोक के, इसका कूट देख लीजिए। सबसे पहले कूट, उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। विकल्प 1, 2 तथा 3 सही है, यानी कि 4 गलत है। केवल विकल्प 1, 3 तथा 4 सही है, यानी कि 2 गलत है। उपरोक्त सभी गलत हैं, यानी कि ये सारे के सारे ही गलत हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले ऑप्शन क को लेकर चलते हैं। सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उन अभिलेखों को पढ़ा गया है। तो उन अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बिल्कुल करेक्ट है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अब तक कुल 33 अभिलेख उसके प्राप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन ख भी बिल्कुल करेक्ट है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी तथा खरोष्टी। देखिए पूर्वी भारत में सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनकी सभी अभिलेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी थी, तथा पश्चिमी भारत में जितने भी सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं उन सब की लिपि जो है वो खरोष्टी लिपि थी। तो ऑप्शन ग भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि। ऑप्शन ग, सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। सभी अभिलेखों की जो भाषा है, लिपि ब्राह्मी तथा खरोष्टी तथा भाषा प्राकृत भाषा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन कूट क यहां सही है, उपरोक्त सभी तथ्य सही है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कूट नंबर क, उपरोक्त सभी तथ्य सही है। ओके, तो ये थे आज के जीके क्विज सेकंड के हमारे 10 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से 7 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नियमित रूप से डेली बेसिस पे और नई नई क्विज क्वेश्चंस आपके लिए 10 क्वेश्चंस की क्विज रोज लेके आएंगे, और उन 10 क्वेश्चंस में हम कम से कम भी 50 से 60 क्वेश्चंस को और डेली बेस पे डिस्कस किया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।